नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल जियो पल्स एनालिसिस पे। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो जीता वही सिकंदर, एक फॉल्स नरेटिव, झूठी कहावत। एक तरह से ये हमारे इतिहासकारों की देन है जो उन्होंने वहां के जो सिकंदर का मेगास्थनीज था, जो सिकंदर का मित्र था, सिकंदर के साथ रहता था, जो उसने लिखा उसी को कोट करके हमारे इतिहासकारों ने बना दिया। हम केवल उसकी बात करते हैं। है क्या? अब आप समझिएगा। इवन किया था। बाकी भी जो इतिहासकार थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट के लेखक जो थे, चाइना का जो विवरण था, इराक का जो था जिसको बेबीलोन पहले बोलते थे, ईरान का जो विवरण था, उन सबको जब देखा गया तो ये चीजें कहीं ना कहीं इसमें संदेह पैदा करती हैं। आज आपको बताएं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं मैं। आज जो हम बात करेंगे वो काफी सिंपल करेंगे। एक लॉजिक, छोड़िए इतिहासकार को, हटाइए, सबको हटाइए। हम और आप अपने लॉजिक से इस चीज को बताएंगे, कुछ सवाल उठाएंगे जिस पर आप खुद सोचोगे और आप कहोगे कि हाँ ऐसा है, कहीं ना कहीं इसमें लोचा है अगर कहा जाए तो। कैसे? तो आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, शेयर जरूर करें, चैनल को कमेंट्स करें। आते हैं हम वहां पे, सिकंदर और पोरस। जैसा कि हमारे इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर ने क्या किया कि झेलम नदी के उस पार चला गया और एक तरफ पुरु यानी कि पोरस की सेना थी। सिकंदर को नदी पार करके आना था और कहा जा रहा था कि पोरस और सिकंदर के बीच में अगर कोई था तो झेलम थी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कुछ अगर गलत बताना हो तो स्टार्टिंग की चीजें सही लेकर चलो ताकि आदमी को विश्वास हो जाए, अदरवाइज तो विश्वास नहीं होता। हमारे इतिहासकारों ने यही किया। ये भी सही है कि सिकंदर अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करता था ताकि पुरुष को, मतलब सॉरी, पुरु को ये लगे कि चलो भाई इसकी मतलब पोजीशन बहुत ऐसा वो नहीं है, ये इसका जनरल रूटीन है। ये भी बात सही है, वो भी सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सिकंदर 17 मील आगे जाकर नदी की एक धारा पर उसने देखा कि हाँ भाई यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिकंदर वहां से चेंज किया उसने। नदी आपको ही पता है कि झेलम भी हर समय एक समान उसकी डेप्थ नहीं होती, कहीं ज्यादा होती है, कहीं छिछली होती है, कहीं बहुत गहरी होती है। पहाड़ी नदियों में तो आम बात है, मैदानी नदियों में ऐसा नहीं है। अगर डेप्थ भी देखा जाए, सब देखा जाए तो काफी हद तक हर जगह बहुत अच्छी होती है जितनी भी नदियां हैं। लेकिन पहाड़ी नदियों में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे धारा तेज होती है, डेप्थ कम होती है। यानी करंट उसमें जो होता है, करंट जिसको बोलते हैं, धारा, करंट इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रीम करंट, धारा, पानी का जो धारा होती है उसको करंट बोलते हैं, वो तेज होता है पहाड़ों में ज्यादातर। और जब करंट तेज होगा, धारा तेज होगा तो गहराई कम होती है। तो उसको पार करने के लिए कोशिश ये की जाती है कि बहुत तेज धारा में हम न जाएं, एक जगह से बैलेंस हो, मतलब न तो बहुत ज्यादा गहरा हो, इतना हो घुटने तक हो या थोड़ा सा ऊपर तक हो, और उसके बाद उस हिसाब से हम इजिली पार कर लें। सिकंदर ने वहां से आगे पार किया। हालांकि ये कहा जाता था कि जहां पे वो पार किया बीच में एक आइलैंड पड़ गया था। आइलैंड केवल समंदर से मतलब नहीं है, कहीं नदी बहुत चौड़ी है, बीच में एक जमीन का हिस्सा आ गया तो उसको हम बोलते हैं आइलैंड। कई बार ऐसा होता है नदी आगे गई, दो पार्ट में चली गई आगे जाके, तो बीच का हिस्सा ऐसे बन गया, वो हो गया आइलैंड। सिकंदर वहां रुका रहा और ये कहा गया कि पुरु को डाउट नहीं हुआ क्योंकि सिकंदर बार बार अपनी पोजीशन चेंज करता रहा। ये भी ठीक है। ये भी कहा गया कि सिकंदर ने आसपास के किसानों से राशन मंगवा लिया ताकि पुरु को ये लगे कि ये बरसात के बाद हमला करेंगे। चलो भाई, स्ट्रेटजी अच्छी थी सिकंदर की, ये बात भी सही है। लेकिन जो ही सिकंदर ने नदी पार किया, बारिश होने लगी। ये हमारे इतिहासकार ने लिखा है। सोचिएगा, यहां से ट्विस्ट स्टार्ट है और क्वेश्चनिंग भी स्टार्ट हो जाती है हमारे इतिहासकारों पर। सिकंदर ने नदी पार किया, बारिश हो रही थी, हर इतिहासकार ने लिखा है। तो ये तो छोड़ दीजिए, इवन मेगास्थनीज ने भी इस चीज को लिखा है जो सिकंदर के साथ था, और सब लोग बोलते हैं मौसम भी वही था। जो ही उसने पार किया, ये कहा गया, पुरु को एक चीज पता चल गई कि सिकंदर ने आगे से जाके 17 मील आगे से जाके, कुछ लोग 17 किलोमीटर या 30 किलोमीटर बोलते हैं, कि उसने पार कर लिया। तो ये कहा गया कि उस समय रात में, यहां पे इतिहासकार अलग अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुरु के जो राजा थे, पुरु जो, उनके लड़के ने 2000 सैनिकों के साथ सिकंदर पर आक्रमण कर दिया रात के समय। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अब कहने जा रहा हूं, समझिएगा इस चीज को। रात के 2 बजे आक्रमण किया। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह के टाइम आक्रमण किया, उस समय सूर्य निकलने वाला था। चलिए, लेकिन ज्यादातर ये कहते थे कि उस समय सुबह नहीं हुई थी। सवाल देखिएगा फिर से,
सिकंदर नदी पार करके और नदी के दूसरी तरफ जो पुरु का राज्य था वहां पर सिकंदर अपनी सेना के साथ आ रहा है और पुरु के जो लड़के थे उन्होंने रात के समय सिकंदर पर आक्रमण किया और इतिहासकार लिखते हैं सिकंदर ने बड़े ही आसानी से उनके 2000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया। अब देखिए, सिकंदर को न तो झेलम के इस तरफ के भौगोलिक परिस्थितियों का पता था, रात के अंधेरे में उन्हें भी नहीं पता था कि कहां वो छुपेंगे, कहां से मारेंगे, कहां गड्ढे हैं, कहां पर क्या है, और फिर भी सिकंदर ने मार दिया। वाह यार, क्या कहने हमारे इतिहासकारों के। और बड़े आसानी से, मैं मानता हूं वो मर गए, ये भी हो सकता है, तो लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए पुरु के जो लड़के थे, ये भी ठीक है, लेकिन कितनी आसानी से सिकंदर ने मार दिया, आप बताइए। अरे जो रास्ता हमें पता नहीं होता है, अंधेरे में अगर हम चल, भाई देखिए सिकंदर के जो साथ वाले थे, अगर टॉर्च भी हम लेकर चलते हैं रास्ते में, पैदल भी चलते हैं, तो फिर भी संभल के चलते हैं भाई। जिस रास्ते के बारे में हमें पता नहीं होता, अंधेरा होता है, टॉर्च लेकर भी चलते हैं तो संभल के चलते हैं। ये आपने देखा होगा, उस समय तो मसाले थी इतनी, और बहुत ज्यादा मसाल जला के भी नहीं चल सकते थे, क्योंकि चोरी छुपे उन्हें पुरु के काफिले पर, जो छावनी थी नदी के इस तरफ, उस पर अटैक करना था। जबकि दूसरी तरफ पुरु का लड़का, जो कि उसके एक एक इंच से वाकिफ था, उसको आसानी से हरा दिया इन्होंने। चलो भाई, मानने वाली बात तो नहीं है, सवाल है, ये पहला सवाल है। आगे बढ़ते हैं। फिर सुबह तक सिकंदर की सेना पुरु की सेना पर टूट पड़ी और ये कहा गया, हमारे इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर की सेना जी थी, इसके जो तीरंदाज थे, जो तीर मारते थे, आगे की सेना, उनके तीरों से हाथियों के मस्तक पर जो तीर लगा, हाथी बौखला गए और अपनी सेना को रौंद दिया। तो क्या हमारे इतिहासकारों ने कभी युद्ध में जो हमारे हाथी जाते हैं उनको देखा नहीं? देखना तो चाहिए भाई। जो युद्ध में हाथी जाते हैं, आप देख लीजिए उनके आगे का हिस्सा, क्या पुरु को नहीं पता था कि तीर धनुष हमारे हाथियों को लग सकते हैं, भाले हमारे हाथियों को लग सकते हैं? इसका तो मतलब ये हुआ कि हम लोग कभी तीर धनुष के बारे में जानते ही नहीं थे, भाले के बारे में जानते ही नहीं थे। ये तो पता था, और युद्ध के कुशल हाथी थे वो, मीन्स इसके पहले भी युद्ध में गए हैं वो। अगर उनसे इतना ही डर होता कि रौंद देंगे अपनी सेना को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारतीय राजा कभी तीर चलाए नहीं होंगे, और पुरु बहुत ही शांत स्वभाव के थे, वो भी महत्वाकांक्षी थे, वो भी विस्तारवादी नीति थी उनकी कि अपनी सीमा को हमें विस्तार करना है, तो अटैक तो उन्होंने भी किया होगा। तो क्या उन्हें नहीं पता इस चीज को? चलो उनको छोड़ दो, उन्हें नहीं पता। हमारे इतिहासकारों की माने तो हमारे राजा को पता नहीं था कि हाथियों पर तीर और भाले से हमला हो सकता है। अगला सवाल, हाथी के आगे का जो था, लोहे की शीट यहां लगाई जाती थी, और जो तीर होता था, चाहे जितनी स्पीड में, लोहे की शीट पर फर्क नहीं पड़ता। और आज की डेट में भी आपने सुना होगा, अगर कहीं हाथी पागल हो जाता है तो हम बुलेट से उसको मारते हैं, तो उसके शरीर पर गोली लगती है तो फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके मस्तक पे ना लगे। हाथी विचलित नहीं होता पैरों में गोली लगने से, क्योंकि एक तो खाल मोटी होती है, स्किन, उसके अंदर का मांस उसका काफी मोटा होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तब के तीर और भाले क्या कर लेंगे? अगला सवाल, हाथी के ऊपर आप देखिएगा 4 से 5 लोग बैठे रहते थे, जो कि खुद वहां से तीर निकाल के मारते रहते थे। वो लोग क्या कहेंगे कि आओ भाई, हम तीर रख दे रहे हैं। तीर धनुष पितामह भीष्म जैसे शिखंडी को देखकर तीर धनुष रख दिया था। हमारे पुरु के जो तीरंदाज थे, उन्होंने भी सोचा होगा, चलो यार सिकंदर महान है, जैसे हमारे इतिहासकार बताते हैं, चलो रख दो अपने तीर धनुष, मारो भाई हमारे हाथियों को, आ जाओ भाई हाथी, रिवर्स गियर में हमारे सैनिकों को कुचल दो। क्या है यार, कुछ भी। दूसरी चीज, फिर इन्होंने क्या कहा कि सिकंदर के जो सैनिक थे, हाथियों की आंख पे निशाना बना रहे थे। चलो मान भी लिया, एक दो हाथियों को लग भी गया। जिस तरह घोड़े को बनाया जाता था, इस तरह से बनाया जाता है कि आसपास ना देख पाए। आप देखिएगा उस समय हाथियों के भी आंख के सामने ऐसे बनाए जाते थे। और आप बताइए, तीर जब आएगा तो ऐसे आएगा, तीर ऐसे नहीं जाता है मिसाइल की तरह से, ठीक है, तो ऐसे आएगा, तो इस तरह से वो बनाया जाता था, हाथी के सामने का मस्तक, उसकी आंख में तीर ना लगे। और फिर भी एक दो लग गया, एक दो हाथी विचलित हुई तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, सारे हाथी विचलित हो गए, अपनी ही सेना को कुचल दिया इन लोगों ने, मतलब कुछ भी। उसके बाद हाथी के आगे कहते थे 18 फीट का भाला लेकर रहते थे। तो यहां भी तो अच्छा, हाथी का हम यूज क्यों करते थे? घोड़े के साथ होता था, खुद कहा जाता है, इतिहास कहते थे कि सिकंदर के सैनिक घोड़े को 50 तीर देकर चलते थे, क्योंकि इससे ज्यादा तीर होने पर वेट ज्यादा हो जाता था, तो घोड़ा उतनी फुर्ती नहीं दिखा पाता था।
हाथी के साथ क्या आपको लगता है ऐसी कोई समस्या होगी? जितना मन उतना सामान लाद दो, वो तो कहता था चलो मस्ती में चल रहे हैं, चलो। उसके आस-पास 4 सैनिक होते थे। 5-500 हजार-हजार तीर लगे रहते थे, वो निकाल के दनादन दनादन मारते रहते थे वो लोग। ये एडवांटेज था हाथी का, हमारे यहाँ पर। हाथी के आगे सूंड में तलवार लगी होती थी। हाथी इतना प्रशिक्षित होता था, जाने कितने लोगों को काट देता था। उसका जो तलवार बड़ा-सा लगा होता था। अब आप सोचिए सिकंदर के 18 फीट का जो भाला होगा, वो पतला ही तो होगा, क्योंकि अगर वो मोटा होता, ये बहुत अच्छा वो काम करते था 18-20 फीट के भाले का यूनानी, ये बात तो सही है। लेकिन अगर उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा होती तो इतना हैवी होता, फिर वो चला नहीं पाते। तो क्या हाथी के सूंड में लगा तलवार उसको नहीं काट सकता था? बिल्कुल कर सकता था। और जो ये सैनिक बैठे हुए थे हाथी के ऊपर, वो क्या उनको निशाना नहीं बना सकते थे? इस वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सैनिक भी ने भी कुछ नहीं किया। हाथी के आगे जो तलवार लगा रहता था, उस तलवार से उस भाले को कुछ नहीं हुआ। काफी हैवी मेटल का होता था, आपने देखा होगा 5-5 किलो क्विंटल की लकड़ी हाथी उठा लेता था, और वो तो युद्ध वाले हाथी थे। फिर इन्होंने कहा, जब भाले पड़ने लगे, सब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि इतिहासकार ने कि यार ये तो गलत हो रहा है। अगर तीरंदाज सैनिक हाथी के मस्तक पे पड़ा और हाथी वापस चले गए, तो एक दूसरे श्रेणी आ गई इतिहासकार की कि नहीं, केवल तीरंदाजों से नहीं गए, वो 18 फीट के जो भाले मारे गए उससे गया। तो 18 फीट के भाले मारने के लिए तुम्हें पास तो आना पड़ेगा। तब तक तो जो हमारे तीरंदाज निशानेबाज सैनिक थे अपना काम कर दिए, और बचे कुचे 2-4 भालों को तो हाथी काट ही देगा यार, जो उसके पास तलवार था। और सुनिए आगे, फिर इन्होंने क्या कहा, खुद कहा गया है कि पहली बार हाथियों के चिहाड़ के सामने घोड़े पड़े थे। घोड़े सैनिक भी तलवार लेकर चलते थे, तीर करते थे। घोड़े खुद ही उनके डिस्टर्ब हो गए थे पूरे। अब एक डिस्टर्ब इधर-उधर भागते हुए घोड़े से हाथियों की आंखों में निशाना लगाया गया था। अब कोई ये ना कहे कि भाले से मारा गया था। भाई देखिए, या तो आपके हाथ में भाला होगा, या तो आपके हाथ में तीर धनुष होगा। 2 ही चीज तो होगी। घोड़े आपके भिदक गए थे, भाले से आप वहां पहुंच नहीं पा रहे थे, फिर भी हाथिया वापस अपने सोल्जरों को लौट दिया, अपने सैनिकों को रोक दिया थोड़ा-सा। और फिर ये क्या कहते थे? फिर ये कहते थे कि यहाँ पे जो इनके पास भाई लड़ाई तो करनी थी। इन्होंने कहा इनके पास 3-3 फीट के धनुष होते थे, छोटे, कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते थे। नो डाउट हर चीज़ का एडवांटेज होता है, हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है। बाइक का एडवांटेज है कि पतली सड़क पे चली जाएगी। डिसएडवांटेज ये है कि 3 बहुत मुश्किल से कोशिश किए तो 4 को बैठा लेंगे, हालाँकि कुछ लोग तो 5-6 भी आजकल बैठा लेते हैं। लेकिन फिर भी कार का डिसएडवांटेज क्या है? पतले सड़क पे नहीं चल सकती, लेकिन एडवांटेज है कि उसमें ज्यादा लोग सामान हम भर सकते हैं, है ना? उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे हाथियों के लिए, तो जब घोड़े इधर उधर दौड़ रहे थे, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब थे और धनुष से वो निशाना लगा रहे थे। हमारे यहाँ के जो धनुष होते थे, वह क्या करते थे, एक आदमी नीचे जमीन में उसको ऐसे दबाता था, 2 आदमी इसको खींचते थे। जो तीर होते थे वो तीर कम भाले ज्यादा थे, और जब लगते थे तो 4-4 3-3 लोगों को एक साथ पार करते हुए निकल जाते थे। तो हमारे इतिहासकारों ने लिखा है कि बारिश के वजह से उस वो तीर धनुष इनका काम नहीं किया, क्योंकि जमीन में बहुत ज्यादा अंदर तक वो धंस जाते थे और कायदे से उन्हें दबा नहीं पाते थे वो लोग। अगला सवाल यही है, अगर ऐसा है तो फिर हमारे घोड़े, क्योंकि वहां की मिट्टी काफी उपजाऊ थी, घोड़े कैसे दौड़ गए भाई? और क्या कहते थे, इस बारिश में हाथियों को चलने में भी दिक्कत हो रही थी। यार मतलब कौन से इतिहासकार हो यार, कम से कम जाके देख तो लो। बिल्कुल वही स्थिति होगी, किसानों को देखा कि पैर में कीचड़ है, तो आपने कहा यार टाइल्स लगवा देंगे हम, आगे से आपको कीचड़ नहीं लगा मिलेगा खेतों में। वही स्थिति है, हाथियों को पैर चौड़े होते हैं पैर, तो उनको अपने पैर रखने में दिक्कत होती है। उपजाऊ जमीन थी, घोड़े के खूब काफी शार्प होते, वो आसानी से निकल गए चल के। ये इतिहास था, अब सोचिए। और ऐसे इतिहासकार, इस तरह इतिहासकारों ने हमारे सिकंदर को जिता दिया। और भी कई सवाल हैं, और भी कई सवाल हैं, लेकिन अब सवाल तो सवाल ही है। अब ये जो मैंने लॉजिक दिया है, इस पर आप कमेंट्स करें और फिर बताइए, क्या सच में जो जीता वही सिकंदर, या बात कुछ और है? धन्यवाद।